भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सुरक्षा को लेकर की रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां तनाव बढ़ाकर कर रही हैं उकसाने का काम। 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ करने की हुई कोशिश। भारत ने संयमित होकर दिया जवाब। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की विशेष बैठक। कानून व्यवस्था सहित अहम विषयों पर हुई चर्चा। कहा, जन सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता होनी चाहिए सर्वोच्च प्राथमिकता। और वर्तमान हालातों के चलते प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर। सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदम। सिविल डिफेंस वॉलंटियर का एनरोलमेंट सिस्टम भी होगा शुरू। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान, सशस्त्र बलों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ताज़ा हालात और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। कल भी प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर एक अहम उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति और जवाबी रणनीति पर चर्चा की गई थी। इससे पहले आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी। यह समीक्षा ऐसे समय हुई जब पाकिस्तान ने एक दिन पहले भारत के पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य भारतीय शहरों, नागरिक ढांचों और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना था। हालांकि भारतीय वायुसेना रक्षा प्रणालियों ने इन हमलों को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया और किसी बड़े नुकसान से देश को बचाया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज नई दिल्ली में तीसरी प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव पर सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने बीती रात मिसाइलें दागी और स्कूल अस्पताल को निशाना बनाया। पाकिस्तान द्वारा सिरसा हवाई केंद्र को नुकसान पहुंचाने के दावे को गलत बताया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने वायुसेना केंद्र सिरसा और सूरतगढ़ की ताज़ा तस्वीरें दिखाते हुए इन्हें सुरक्षित बताया। However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. On the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. उन्होंने बताया कि भारत ने सुनियोजित तरीके से केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय S-400 प्रणाली के साथ ही सूरत तथा सिरसा में हवाई अड्डों को नष्ट करने के दावों के साथ गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया है। Misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system. समाचारों में आज इतना। Of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. पाकिस्तानी सेना फॉरवर्ड क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इनकी इन हरकतों के बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई की गई। पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया गया। सियालकोट का एयरबेस भी टारगेट किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पाकिस्तान की हरकतों को तनाव बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गतिविधियां तनाव बढ़ाकर उकसाने का काम कर रही हैं। इसके जवाब में भारत ने संयमित रवैया अपनाया है। इस सुबह दोबारा पाकिस्तान ने उकसाने वाला एक्शन लिया। पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतपुर S-400 नारगोटा के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का दावा किया। हम इसे खारिज करते हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर में तोप मोर्टार से भीषण गोलीबारी जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रही हैं। मिलिट्री फैसिलिटी तबाह करने की सब बातें झूठ हैं।
उन्होंने धार्मिक स्थलों पर मिसाइल हमले के पाकिस्तान के दावों को भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये बेबुनियाद आरोप लगा रहा है कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारी भी भारत द्वारा श्री अमृतसर साहब पर मिसाइल दागने के बारे में हास्यास्पद दावे करना जारी रखते हैं, क्योंकि भारत को विभाजित करने के ये बेकार प्रयास विफल होने के लिए अभिशप्त हैं। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अब आतंकी कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अगर पाकिस्तान की ओर से भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। सरकार के इस एक्ट ऑफ वॉर मानते हुए जवाब देगी। इस बीच विदेश सचिव ने जानकारी दी कि आज शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। 12 तारीख को फिर बातचीत होगी। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए G7 देशों ने शुक्रवार को दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने और सीधी बातचीत शुरू करने की अपील की है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने पर बल दिया। G7 विदेश मंत्रियों ने कहा कि सैन्य कार्रवाई में वृद्धि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से आग्रह किया कि वे आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, तनाव कम करें और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करें। बयान में यह भी कहा गया कि G7 देश घटनाक्रम पर गरीबी नजर रखे हुए हैं और किसी त्वरित और स्थायी राजनयिक समाधान के लिए अपना समर्थन जारी रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी की है। इसमें आंतरिक सुरक्षा और रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज न करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा बलों और वाहनों की आवाजाही की लाइव कवरेज न की जाए। चैनल अपनी डिबेट में देश विरोधी कंटेंट और देश के खिलाफ गलत नैरेटिव गढ़ने वाले पाकिस्तानी कमेंटेटर ना बुलाएं। सभी चैनलों को इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मंत्रालय ने एक अन्य निर्देश में मीडिया चैनलों को अपने कार्यक्रम के दौरान सायरन न बजाने का कहा गया है। इस सायरन से लोगों में भ्रम फैलता है और वे असली सायरन के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी कमिश्नर, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लिया। वर्तमान हालात को देखते हुए बैठक में कानून व्यवस्था और अन्य अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जन सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उधर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी आपात स्थिति को देखते हुए राज्य नागरिक सलाहकार एवं कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने छुट्टी पर गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाने को कहा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अग्रिम और आकस्मिक योजनाएं तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विभाग कम समय में आवश्यक उपाय लागू करने के लिए खुद को तैयार रखें। आपात स्थितियों के दौरान समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य सचिवालय में एक युद्ध आपातकालीन शाखा स्थापित की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के लिए सख्त प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता जताई। उन्होंने संबंधित विभागों को निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी सामग्री की प्रभावी रूप से निगरानी की जाए और गलत सूचना फैलाने वाले सभी खातों को ट्रैक करके बंद किया जाना चाहिए। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। देश में सुरक्षा हालातों को देखते हुए उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के 32 हवाई अड्डों को नोटम जारी कर नागरिक उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये हवाई अड्डे 15 मई तक बंद रहेंगे। इनमें आदमपुर, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपुरा, बठिंडा, भुज, बीकानेर, चंडीगढ़, हिंडन, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, लेह, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, सरसावा, शिमला और श्रीनगर के हवाई अड्डे शामिल हैं। एयरलाइनों और उड़ान संचालकों को वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाने की सलाह दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यवधान को कम करने के लिए संबंधित ATC इकाइयों के समन्वय में अस्थायी बंद का प्रबंधन किया जा रहा है। इस बीच देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्धारित प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि चेक इन और बोर्डिंग सुचारू हो।
पंचकुला की जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता और पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक ने आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद संयुक्त तौर पर पत्रकार वार्ता की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि शहर में सामान्य स्थिति के चलते दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। ब्लैकआउट केवल सायरन के बाद ही होगा। अलग अलग स्थानों की सायरन की व्यवस्था की जा रही है। ट्राई सिटी में समन्वय स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि धारा 163 के तहत अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर भी आदेश दिए जा रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, दवाइयां आदि की उपलब्धता सरकारी व निजी स्तर पर सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ व वॉलंटियर को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर का एनरोलमेंट सिस्टम सोमवार को 2 सत्रों में ताऊ देवीलाल स्टेडियम और शाम को ITI बिटना में आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल, इसमें जो धारा 163 BNSS के तहत ऑर्डर्स होते हैं हमारे एसेंशियल सप्लाईज एंड कमोडिटीज एक्ट को लेकर, वो ऑर्डर्स आज ही जारी कर दिए जाएंगे और बहुत सख्त कार्रवाई यदि अगर संज्ञान में ऐसा आया, कोई होर्डिंग या इस प्रकार की एक्टिविटीज में ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके तहत बहुत सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। अपने जो एम्बुलेंसेज हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बेड्स की स्थिति है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी सबको बुलंद कर रखा है। पूरा स्टॉक लिया हुआ है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग पैरामेडिक्स को दी जा रही है। इवन वॉलंटियर्स को भी ट्रेनिंग जो है सिविल हॉस्पिटल में कराई जा रही है। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के बारे में मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि एक आम नागरिक को भी एक इमरजेंसी सिचुएशन में कि हाउ ही कैन बी ऑफ हेल्प, वो कैसे मदद कर सकता है, तो उसके लिए भी हमने 2 ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जो कि मंडे को कराई जाएंगी। एक सुबह 9 से 12 बजे तक हम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करा रहे हैं और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम ITI बिटना में कराएंगे। ये वॉलंटरी बेसिस पे है। पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में नागरिक 112 डायल कर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए जिले में नाकों की गिनती 13 कर दी गई है। ये जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम पुलिस में कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ अकाउंट्स हमने ब्लॉक करवाने के लिए भी मैसेजेस दिए हैं कि ये ब्लॉक करवाए जाएं। बाकी बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मतलब हमारे ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर, नागरिकों के ऊपर ये ओनस है कि वो चेक करें, इसको वेरीफाई करें, मिनिस्ट्री अप्रूव्ड वेबसाइट से चेक करें। और पर यही है, जैसे मेरे कहने का पॉइंट है कि हमारे जैसे ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स फॉरवर्ड कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अंबाला में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नागरिक अस्पताल में 2 इमरजेंसी क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई हैं, जिसमें 8 डॉक्टर्स हैं। डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इमरजेंसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि किसी भी आपातकाल की स्थिति में ये दोनों टीमें 2 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगी। अस्पताल में हर सुविधा मौजूद है। ब्लड बैंक में खून भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इमरजेंसी में बेड क्षमता को भी बढ़ाकर 50 बेड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेगुलर मरीजों के लिए भी अलग से इमरजेंसी वार्ड बनाया है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि अस्पताल के बेसमेंट में बंकर भी बनाए गए हैं। हमने एक कोर ग्रुप बनाया है 4 डॉक्टर्स का, जो कि इमरजेंसी डॉक्टर्स के अलावा हमारे अस्पताल में रात को स्टे कर। इसके अलावा हमने अपनी जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं सभी के अंदर निर्धारित जितने भी IV फ्लूइड्स, स्प्लिंट्स, दवाइयाँ, बैंडेज, फर्स्ट एड किट्स और अगर जलने की स्थिति के अंदर जो क्रीम्स लगाई जाती हैं वो सभी सामान से सुसज्जित कर दी। इसके अलावा हमारे ब्लड बैंक के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर ब्लड अवेलेबल है। करीबन 150 यूनिट ब्लड हमारे पास अभी है, जिसकी सप्लाई हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड स्टोरेज की कैपेसिटी है 750 यूनिट्स, जो कि पूरे भरे हुए। इसके अलावा हमने बंकर का भी स्थान निश्चित किया हुआ है। हमारे बेसमेंट में जो बंकर है, किसी भी आपात स्थिति के अंदर किस तरह से मरीजों को वहां पर ले जाया जाएगा, वो सभी प्रणाली हमारे पास मौजूद है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पुस्तक में सार्वजनिक जीवन के संघर्षों की झलक दिखाई गई है जो सार्थक परिणाम देगी। उन्होंने कहा कि भारत ने चुनौतियों को अवसरों में बदलने के तरीके ईजाद किए हैं, इसलिए आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया को अपनी ताकत और मजबूत सोच दिखाई है। हमारी सेना ने भारतीयों की आन बान और शान को ऊंचा करने का काम किया है। भारतीयता हमारी पहचान है और राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो कुछ हो रहा है वो हर भारतीय के मन को ऊंचा कर रहा है। उस मौन के साथ हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। कोई भी हित व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्र हित से ऊपर नहीं हो सकता। और इसको पूरी तरह से परिभाषित करता है जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि चरित्र, समर्पण और दृढ़ विश्वास ही जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन 3 पहलुओं पर कार्य करते हुए जीवन की हर चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में उनके जीवन पर विस्तृत अनुभव संकलित किए गए हैं जो सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी हो रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे लेखक और कवि नहीं हैं, लेकिन कोविड समय के दौरान उन्हें मिले अनुभव ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पुस्तक में समेटे गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका जीवन सदैव समाज के हितों के लिए समर्पित रहा है। मैं इस अवसर पर पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके लिए मैं भारत की सेनाओं को, उनकी शौर्य को सलाम करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये पुस्तक ही नहीं बल्कि जीवंत दस्तावेज है जो उनके संघर्ष, सेवा, समर्पण और समाज के लिए चलने वाली एक यात्रा है। ये यात्रा व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। यह पुस्तक केवल साहित्य नहीं, प्रेरणा स्रोत है जिससे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के रास्ते पर चलने का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा। इस पुस्तक का शीर्षक भी जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा ही बहुत कुछ कहता है। यह बताता है कि यह आत्मकथा केवल आपकी जीवन यात्रा का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि जनता के साथ सीधे जुड़ने, जूझने की यात्रा इस पुस्तक में वो विवरण किया गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। जो किसान अपनी जमीन पर ढेंचा हरित खाद के रूप में उगाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी। सरकार ने राज्य के सभी जिलों में 4 लाख एकड़ भूमि पर फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा है, जिसमें ढेंचा की फसल को प्रमुखता दी जा रही है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ढेंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ढेंचा एक प्राकृतिक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, नमी बनाए रखने और उत्पादन लागत घटाने में सहायक है। यह योजना पहली बार प्रदेश भर में लागू की जा रही है, जिससे हजारों किसानों को लाभ होगा और वे रासायनिक खाद पर निर्भरता से मुक्त होंगे। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी ढेंचा फसल की फोटो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर समय रहते अपलोड करें। इसके बिना वे योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कृषि तकनीक प्रदर्शनी एवं स्टार्टअप कंक्लेव कल से आरंभ हुआ। जिंदल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस किसान मेले में प्राकृतिक खेती और उन्नत कृषि तकनीक से जुड़े अनेक किसान शामिल हुए।
प्रगतिशील किसान नई तकनीक और उत्पाद लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे। किसान मेले के शुभारंभ पर सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसान खुद के साथ साथ समाज और देश को मजबूत बना सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार अनेक योजनाओं को लाकर प्रयास कर रही है। इसके लिए किसानों को भी अपनी खेती के तरीके को बदलने की जरूरत है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो, तीन गुनी हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो भी नई तकनीकें आ रही हैं खेती से जुड़ी हुई, उन सब के बारे में उनको पता हो। तो ये इन 3 दिन के अंदर उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत से विशेषज्ञों से उनको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में डॉक्टर हरिओम जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दी, उनसे भी उनको मिलने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बहुत से यहाँ पर विशेषज्ञ आए हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे किसान हमारे बहुत ही उन्नत हमारे किसान हो, हमारे बहुत किसान भाई हम सब संपन्न हो, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे फ़र्क आएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।